विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। तो सदन में आज कई विधेयक रखे जाएंगे। 22 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। तो विपक्ष के हर वार का जवाब सरकार देगी। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की आज शुरुआत हो जाएगी और यह सत्र 4 दिनों तक गैरसैंण में चलने वाला है। जानकारी के मुताबिक सरकार कई विधेयक पेश करेगी, जबकि विपक्ष हंगामा करने की तैयारी में है। तो बीजेपी ने मानसून सत्र से पहले विधानमंडल दल की बैठक की। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2025 को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सामान्य नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन अध्यादेश 2025, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता और विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025 सहित कई विधेयक रखे जाएंगे। वहीं सदन में आज शाम 4 बजे अनुपूरक बजट लाया जाएगा और सीएम धामी अनुपूरक बजट पेश करेंगे। लगभग 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट हो सकता है। की शुरुआत आज से हो रही है। 22 अगस्त तक यह मानसून सत्र चलेगा। कई विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। तो सदन में आज कई विधेयक रखे जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, आज से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 22 अगस्त तक यह सत्र चलने वाला है। कई विधेयक आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए शायद आज की अगर बात करें तो आज गैरसैंण के भरारी सैंण में मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। ठीक है, 11 बजे से जो सत्र की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें कि जिस तरह से कराली आपदा में जो लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी, उनके निधन के लिए शोक यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद की अगर बात करें तो सदन की कार्रवाई को बढ़ाते हुए सदन में कई जो विधेयक हैं वो आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। संभावना है कि तमाम जो चुनौतियां हैं, जिस तरह से गैरसैंण के भरारी सैंण में आज विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है, जिसमें सभी जो विधायक हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी जो विधायक हैं वो मौजूद हैं और अपनी अपनी जो समस्याएं हैं क्षेत्र की वो आज इस पर भी चर्चा होने वाली है। ठीक 4 बजे की अगर बात करें तो 4 बजे अनुपूरक बजट जो है वो भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। खास बात है कि जिस तरह से उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति का जो अधिनियम संशोधन है 2025 के आज सदन के पटल पर रखा जाना है। सामान्य नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2025 वो भी आज सदन के पटल पर रखा जाना है। साथ ही साथ उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2025 को भी जो सदन के पटल पर रखा जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से उत्तराखंड में जो धर्म स्वतंत्रता विधि विरुद्ध जो परिवेश है वो भी आज सदन के पटल पर रखा जाना है, यानी कि इसमें भी संशोधन किया गया है। और यूसीसी को लेकर के भी जिसमें चर्चा यहाँ पर जो संशोधन है उस पर चर्चा भी होनी है। तो जाहिर सी बात है कि आज तमाम जो कहीं ऐसे जो अध्यादेश हैं वो आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे, उन पर चर्चा भी होगी। जी बिल्कुल। और अगर हरीश बात की जाए तो विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि काफी हंगामेदार इस बार का ये मानसून सत्र रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने पूरी तैयारी यहां पर सरकार को घेरने की कर ली है। निश्चित तौर पर देखिए साल, क्योंकि विपक्ष की अगर बात करें तो जहां सत्ता पक्ष अपनी तैयारियों में है तो वहीं विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है और साथ ही साथ महिला अपराध है। इसके अलावा हम तमाम विकास कार्यों की बात करें या जिस तरह से धराली क्षेत्र में जो आपदा आई है या फिर तमाम उत्तराखंड के उन इलाकों में जहां पर आपदा से जूझ रहे हैं लोग परेशान हैं, तो उन सभी विषयों को आज सदन के पटल पर रखा जाना है। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। किरण रिजिजू यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल वो वहाँ से निकल गए। आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने गैरसैंण के भरारी सैंण में सुबह की सैर के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आजीविका मिशन समूह की महिलाओं से मुलाकात की। सीएम धामी ने महिलाओं से बात कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और साथ ही सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। सीएम धामी ने कहा कि पर्यटकों से अपील करता हूं कि पीएम मोदी द्वारा किए गए आह्वान पर अपनी यात्रा व्यय का 5% स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में अवश्य लगाएं। इस दौरान विधानसभा परिसर में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों से मुलाकात कर उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी ली। सभी ने सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के प्रति आभार व्यक्त किया।
ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने में लगी बहनों का समर्पण और स्वच्छ और स्वस्थ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे सफाई कर्मियों की लगन विकसित उत्तराखंड की दिशा में सामूहिक प्रयास का अनुपम उदाहरण है। उधर उत्तराखंड विधानसभा के मानसून के सत्र के लिए गैरसैंण पहुंचने वाले तमाम नेताओं और अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद थे, ऐसे में जाम का सामना करना पड़ा। जगह जगह भूस्खलन की वजह से पहाड़ियों से गिरता मलबा और बोल्डर की वजह से लंबे लंबे जाम में लोग फंसे रहे। इस वजह से गैरसैंण की दूरी तय करने में घंटों लग गए। कई नेता और अफसरों को पहली बार मालूम चला कि पहाड़ के लोगों को आपदा के सीजन में कैसे जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। सदन तक पहुंचने से पहले सड़क की कठिन परीक्षा से जनप्रतिनिधि जूझते हुए नजर आए। उधर नैनीताल जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान सामने आई अराजकता बड़े प्रशासनिक संकट का रूप ले चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम से आहत होकर वरिष्ठ अधिवक्ता और पिछले 2 दशकों से जिला पंचायत की पैरवी कर रहे रविंद्र सिंह बिष्ट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने अपने त्याग पत्र में स्पष्ट लिखा है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र परिसर के पास से जिला पंचायत के 5 निर्वाचित सदस्यों का खतरनाक हथियारों से लैस लोगों द्वारा पुलिस की मिलीभगत से अपहरण कर लिया गया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही और कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय की उम्मीद करना असंभव है और इसी पीड़ा के चलते उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटने का निर्णय लिया। बिष्ट ने अपने पत्र में कहा कि मैं जिला पंचायत नैनीताल का आभारी हूं कि मुझे बीते 20 साल से अधिक समय तक उच्च न्यायालय नैनीताल और उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण में जिला पंचायत का पक्ष रखने का अवसर मिला। लेकिन 14 अगस्त को जो दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना घटी, उसमें पुलिस की निष्क्रियता और मिलीभगत ने मुझे इस पद से हटने के लिए विवश कर दिया। उधर जनपद में हो रही लगातार बारिश और भूस्खलन से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरासू के पास नालू पानी में मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित थी। मलबा और बोल्डर हटाने के लिए बीआरओ और पीडब्ल्यूडी द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा था। जिलाधिकारी ने अवरुद्ध हुए मार्ग का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और इस दौरान पीडब्ल्यूडी और बीआरओ के अधिकारियों को सड़क खोलने और जल्द से जल्द यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि बारिश के मौसम में भूस्खलन से अवरुद्ध हुए मार्गों को खोलना चुनौतीपूर्ण होता है। प्रशासन प्राथमिकता और पूरी प्रतिबद्धता के साथ मार्गों को बहाल करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उधर जिलाधिकारी ने देर शाम जनपद के आपदा कंट्रोल रूम से सभी विभागों के साथ चल रहे कार्यों और क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति की समीक्षा की। इसको लेकर यह बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए और पीएमजीएसवाई द्वारा निर्माण की जा रही सड़क निर्माण की प्रगति, उनकी गुणवत्ता और समय सीमा की जानकारी भी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय के अंदर पूरा करें और निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों का निर्माण ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर को सुधारने के लिए अहम है। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि निर्माणाधीन सभी सड़कें उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुसार बनाई जाएं और उनका रखरखाव भी ठीक से हो। बैठक में पीएमजीएसवाई के अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में बारिश से बाधित मार्गों और चल रही परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी। तो जिलाधिकारी ने यह समीक्षा बैठक की है। बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी जिलाधिकारी नजर आए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति की जानकारी बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से क्षतिग्रस्त सड़कों की जानकारी भी ली। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को सुचारू बनाए रखने के निर्देश देते हुए भी जिलाधिकारी नजर आए। तो उत्तरकाशी में जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ यह समीक्षा बैठक की। उधर पौड़ी और श्रीनगर हाईवे पर प्रेमनगर से पहले पेट्रोल पंप के पास पहाड़ी से विशाल चट्टानें टूटकर सड़क पर गिर गई। अचानक हुए इस हादसे से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। भारी मलबा आने के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। मौके पर सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची। तुरंत ही जेसीबी मशीन लगाकर मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। अधिकारियों के अनुसार सड़क को जल्द से जल्द खाली कर यातायात बहाल करने के प्रयास जारी हैं। इधर प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है
कि फिलहाल इस मार्ग पर यात्रा से बचें और वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें। तो पौड़ी में हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि जेसीबी से मलबे को हटाया जा रहा है। जो रास्ते अवरुद्ध हैं उन्हें खोलने का काम यहां पर लगातार किया जा रहा है। तो पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ी से ये चट्टानें गिर गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। जेसीबी की मशीनों को बुलाया गया, लगातार बोल्डर हटाने का काम यहां पर किया जा रहा है और मार्ग को दोबारा सुचारू करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं और लगातार हो रही आफत की बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से रास्ते अवरुद्ध नजर आ रहे हैं। लोगों को आवाजाही में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर रुड़की के थाना पिरान क्षेत्र के बेडपुर ग्राम में मामूली कहासुनी के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया, जिसमें जमकर लाठी डंडे भी चले और घरों की छत से पथराव भी किया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस विवाद में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई। वहीं इस पूरे प्रकरण में एसपी देहात ने बताया कि दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों के 13 से 14 लोगों को हिरासत में लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बाकी पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मारपीट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दो पक्षों के बीच में शुरू हुआ विवाद ज्यादा गर्मा गया, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। तो बता दें कि दोनों पक्षों में जमकर ये लाठी डंडे चले हैं, दोनों ही तरफ से पथराव भी किया गया। कई लोग इस संघर्ष में घायल हुए। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुझे शाम के समय सीओ साहब के भी संज्ञान में पूरा प्रकरण, दो पक्षों में किसी मामूली बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, तो झगड़ा हाथापाई की तक आया था। तो पुलिस ने दोनों पक्षों से कुछ लोगों को उठाया, करीब 13-14 लोगों को, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव की कार्रवाई की जा रही है। फोर्स इलाके में तैनात है और अभी फिलहाल शांति है। एसओ ने घटनास्थल पर जाने के बाद की घटनाक्रम बताया, उसमें यही था दोनों पक्षों ने एग्रेसिव होकर के एक दूसरे के साथ मारपीट करी, गाली गलौज से जो बात शुरू हुई थी, और दोनों पक्षों से हमने लोगों को उठा रखा है। प्रिवेंटिव की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। सर कोई पुरानी तो जांच का विषय उसमें देखेंगे, शायद पहले भी एक बार उनका कभी झगड़ा हुआ। उधर जंगल से भटकते हुए बारासिंगा लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। इस दौरान ड्यूटी में तैनात जीआरपी के जवानों ने वन कर्मियों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जाल लगाकर बारासिंगा की घेराबंदी की, लेकिन जाल से बचकर बारासिंगा भागने में सफल रहा। उसके बाद वन विभाग अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से बारासिंगा को ट्रैकुलाइजर गन से पकड़ने के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद बारासिंगा को ट्रैकुलाइजर गन से बेहोश किया गया और घने जंगल में सुरक्षित जगह पर बारासिंगा को छोड़ दिया गया। तो जंगल से भटकते हुए रेलवे स्टेशन पर यह बारासिंगा पहुंच गया था, जिसके बाद जीआरपी के जवानों ने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी और कड़ी मशक्कत के बाद बारासिंगा को ट्रैकुलाइजर गन से बेहोश कर सुरक्षित जंगल में पहुंचाया गया, जहां पर सुरक्षित जगह पर बारासिंगा को छोड़ दिया गया। भटक के आ गया यहाँ पर स्टेशन के पास में। ये जनता देख रही है, जनता यहाँ से रेलवे स्टेशन द्वारा सूचना दी गई। गोला और टांडा रेंज की दोनों टीम आई है, अभी मेडिकल टीम भी आ गई है। आप देख रहे हैं डॉक्टर सती के नेतृत्व में इसको टेम्पलेज करेंगे और उसको बेहोश होने के बाद इसको जंगल छोड़ेंगे। ये रहा है, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जैसे मुझे आज सूचना मिली पूरी टीम आई है, दोनों रेंजों टांडा की और गोला रेंज की। उनकी सूचना पर जो वेटनरी टीम उनको बुलाया गया है, डॉक्टर सती वो आए हैं जो अभी इसको टेम्पलेज करेंगे। उसके बाद इसको होश में आने का जंगल छोड़ देंगे। सेंट्रल का एरिया है, हाँ रेलवे स्टेशन ये हमारे ट्राई सेंट्रल डिवीजन की पार्ट है। उधर नैनीताल में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ हुई घटना से आक्रोशित कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने मुख्यालय पौड़ी में बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान
नेता प्रतिपक्ष और उनके साथियों के साथ मारपीट की गई, लेकिन सरकार ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। श्रीकांत ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों पर कार्रवाई न करना बताता है कि यह सरकार की निगरानी में हुआ है, जिससे सरकार की नाकामियां उजागर भी हुई हैं। तो बीजेपी सरकार के खिलाफ यह जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया। बता दें कि पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराते हुए कांग्रेसी नजर आए। तो कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग ने यह जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है और सरकार की नाकामियां इससे साफ तौर पर उजागर भी हो रही हैं। आज पुतला दहन कार्यक्रम अनुसूचित जाति प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया था और इसी के चलते हुए आज पौड़ी जिले मुख्यालय में भी अनुसूचित जाति विभाग की टीम ने और समस्त कांग्रेस की और सब कांग्रेस की टीम ने मिलकर पुतला दहन कार्यक्रम किया। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पूर्व जो जिला पंचायत चुनाव यहाँ पे देखने को मिले थे, अध्यक्ष के चुनाव जो हुए थे, उसमें जो नैनीताल पंचायती चुनाव में अध्यक्ष चुनाव में जो आपने एक भारतीय जनता पार्टी का जो एक आप लोगों ने जो एक दुष्कर्म देखा है, जो एक तानाशाही देखी और एक उन लोगों ने जिस तरह की हरकतें पैदा करी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी पे जो उन्होंने हाथापाई करी और उनके पुत्र पे और हमारे जो उप नेता प्रतिपक्ष है वहाँ पे, इन सभी लोगों पे जो नेताओं पे करी और जबरन वहाँ पे अपने गनों के माध्यम से, अपने दलबल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से उनको हमारे जो वोटर्स थे, जिला पंचायत सदस्य, उनको उठा के वहां से लेके गए, ये अपने आप में एक बहुत सोचने का विषय है। वाकई में इस समय उत्तराखंड की जनता को इस बात को सोचना पड़े कि वाकई में कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की तानाशाही इस प्रदेश में करना चाह रही है। उधर हरिद्वार के सलेमपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास 1 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 5 साल से क्षतिग्रस्त पड़ी है। सड़क की दुर्दशा से ग्रामीण परेशान हैं और बच्चों तक की जान जोखिम में पड़ रही है। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण जनता दरबार पहुंचे, जहां मुख्य विकास अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सलेमपुर गांव की सड़क का मामला उनके संज्ञान में आया। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी को आदेश दिए गए कि मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करें और सड़क को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति बेहद निंदनीय है और विभाग को साफ निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण इलाकों की टूटी सड़कों का समय पर निराकरण किया जाए। उधर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे करतार सिंह बड़ाना ने सिक्खर और भगवानपुर चंदनपुर ग्राम में धन्यवाद सभा का आयोजन कर क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सिक्खर में 5 लाख और भगवानपुर चंदनपुर में 10 लाख रुपए गांव के विकास कार्यों को देने की घोषणा भी की। तो मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी रहे करतार सिंह बड़ाना ने कहा कि मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में क्षेत्रीय जनता ने उन्हें अपना बहुमूल्य वोट और स्नेह दिया है, जिसके लिए वो जीवन भर क्षेत्रीय जनता के कर्जदार रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने वादा किया था कि वो जीते हुए विधायक से ज़्यादा काम करेंगे, जिसको पूरा करने के लिए वो लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता का उन्हें भरपूर प्यार भी मिल रहा है। देखिए, ऐसा है, मेरी सरकार है, मेरी सरकार रहेगी और मैं अब भी तुम्हारा हूँ, जनता के बीच में हूँ और जब तक जीता हूँ, क्योंकि मरना जीना अपने हाथ में नहीं है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ, जिस धरती पे हूँ, जब तक मैं इनका हूँ, इनके लिए काम करता रहूँगा और हमेशा इनके बीच में आता रहूँगा। जो वादा किया वही पूरा करने के लिए मैं घूम रहा हूँ। मेरी तरफ से तो तैयारी है, क्योंकि मैंने रहना यहीं है और मैंने कहीं जाना नहीं है। बाकी पार्टी की मर्जी है, हो सकता है वो बिगर विधायक के मुझसे कोई काम कराना चाहे तो वो अलग बात है। मैं अगर यहाँ से मेरी जिम्मेवारी लगी तो लंढौरा से सीधा मंगलौर जाएगा रास्ता। तो मसूरी से लगे जोड़ी गांव क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बाघ की दहशत के कारण ग्राम वासियों का आना जाना मुश्किल हो गया था और लोग दहशत के साए में जी रहे थे। बाघ देखे जाने के कारण लोगों को अकेले जाने आने में परेशानी हो रही थी, जिसके कारण ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। मसूरी वन विभाग की टीम द्वारा लगातार निगरानी किए जाने के बाद बाघ का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग द्वारा लोगों को सतर्क रहने की बात कही गई। वहीं क्षेत्रवासियों में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। बाघ इस क्षेत्र में पहले भी देखा गया था, लगभग 7-8 महीने पहले,
दो बच्चों के साथ जो है बाजिन थी, तो मुझे लगता है कि शायद ये उसी का बच्चा है सावक। और ये जो है घायल अवस्था में है। कल रात को सूचना मिली थी कि रास्ते में जो है बाढ़ आ रखा है, तो बड़ा दहशत का माहौल उससे हो गया था। सुबह जब हम लोग बच्चों को लेके स्कूल के लिए मसूरी के लिए आ रहे थे, तो बहुत डरते हुए हम लोग वहाँ से निकले, तो ये देखा कि ये पहाड़ी पर बैठा हुआ है। उसके बाद तुरंत मेरे द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। उन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। और आगे भी जो है वन विभाग से निवेदन है कि वो गश्त इलाके में करते रहें। हो सकता है कि इसके जो साथ में पहले देखे गए थे वो आसपास हों। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।